मोहतरम सामीन, मैं हूँ शेख बाजला। आज आपके साथ इस प्रोग्राम की मेज़बानी कर रही हूँ और आप सुन रहे स्कॉस्ट कृषि रेडियो 89.6 FM, ऑफिशियल यूट्यूब चैनल ऑफ स्कॉस्ट के सन ज़रात। और हमारा आज का मौजू है गाय के मसाइल को उजागर करना है। आज की बात करेंगे गाय की सेहत पर और उसके दूध की पैदावार पर असर पड़ने वाली बीमारियों, पर्टिकुलरली बोवाइन मैस्टाइटिस के बारे में। आज हमारे दरमियान नहायत और तजुर्बेकार जूनियर साइंटिस्ट डॉक्टर राहिल रज़ाक, जो दूध देने वाले जानवरों की बीमारी पर तहकीक में अपने आप में साथ। डॉक्टर साहब, आपका खुश आमदीद। थैंक यू सर, आप हमारे सामीन को अपना तारुफ कराइए पहले। थैंक यू बाजला। मी माई सेल्फ डॉक्टर राहिल रज़ाक भट्ट, assistant professor, junior scientist cum assistant professor in the division of veterinary biochemistry, SCOST K, and जो मेरी एक्सपीरियंस रही है सिंस 2013 से, तो दैट इज़ मेनली कंसर्नड विद दिस बोवाइन मैस्टाइटिस। ठीक है, तो मैंने पिछले 2013 से मेरा जो एक्सपर्टाइज है दैट इज़ ऑन द मॉलिक्यूलर लेवल, जो मैंने काम किया इस पे एट मॉलिक्यूलर लेवल, दैट इज़ ऑन द बोवाइन मैस्टाइटिस। डॉक्टर साहब, आपका बहुत बहुत शुक्रिया अपना तारुफ देने के लिए। डॉक्टर साहब, मेरा आपसे पहला ये सवाल है, बोवाइन मैस्टाइटिस क्या होता है और इसके कितने अक़साम होते हैं? बोवाइन मैस्टाइटिस एक्चुअली ये दिस इज़ अ डिजीज़ ऑफ द मेमोरी ग्लैंड, जहाँ से दूध निकलता है इस गाय को, मेमोरी ग्लैंड जिसको हम बोलते हैं। तो इट्स अ डिजीज़ ऑफ दैट, इट्स अ कम्प्लेक्स डिजीज़ एंड इट इज़ कॉज्ड बाय द वैरायटी ऑफ दीज माइक्रोब्स, पर्टिकुलरली बैक्टीरिया से ये होता है। तो इसकी वजह से क्या होता है कि जो ही ये थन को, ये गाय का जो थन है, इसमें इन्फेक्शन जब होता है बैक्टीरिया से, तो इसमें दो चीज़ें होती है। एक तो दूध का मिकदार जो है वो कम हो जाता है, और जो दूध का मियार होता है वो भी इसमें डिग्रेड होता है, यानी बोथ क्वालिटी एज वेल एज क्वांटिटी गेट्स कम्प्रोमाइज्ड इन दिस डिजीज़। अब इसकी अगर हम बोलेंगे कि इसके टाइप्स कितने हैं, तो अगर हम ऑन द बेसिस ऑफ सीवियरिटी अगर हम देखेंगे तो इट हैज़ टू टाइप्स। एक तो है क्लिनिकल एंड अनदर इज़ द सब क्लिनिकल मैस्टाइटिस। तो दोनों में कैसे दोनों का जो ये जो इनकी जो मैनिफेस्टेशंस हैं दे आर डिफरेंट। ठीक है, लेकिन दोनों में क्या होता है कि दोनों में दूध की जो क्वालिटी एज वेल एज क्वांटिटी है वो हैम्पर हो जाती है। मेरा आपसे दूसरा ये सवाल है, हमें कैसे पता, इन डेयरी फार्मर जो होते हैं उनको कैसे पता चलेगा हमारी गाय जो है इस बीमारी की शिकार हुई है, और अगर शिकार हुई उसके लिए इनको कौन कौन से टेस्ट डायग्नोस करने के लिए होते हैं? जो मैंने अभी आपको बाजला कहा कि देयर आर टू टाइप्स ऑफ दिस मैस्टाइटिस, जनरली क्लिनिकल एंड सब क्लिनिकल। तो पहला जो इन्फेक्शन इस गाय को थन में होता है तो वो इंसिडियस होता है, इनसाइड जो होता है वो मैनिफेस्ट नहीं बाहर से हो जाता है। तो एक चीज़ है कि जिससे फार्म को पता चले कि मेरी गाय जो है इसका थन जो है वो इन्फेक्टेड है, दैट इज़ इसका जो दूध है ना, मिल्क प्रोडक्शन जो है वो कम हो जाता है। तो जो ही फार्मर को लगेगा कि ये पहले अगर 10 किलो दूध देती थी, अब ये खाली 2 या 3 किलो दूध देती है, तो उसका मतलब ये है कि इसको इन्फेक्शन है। लेकिन इस तरह का जब सब क्लिनिकल इन्फेक्शन होता है इस गाय में, जिसको हम बोलते हैं सब क्लिनिकल मैस्टाइटिस, तो वहाँ पे जो अडर होता है ना, दैट लुक्स लाइक अपैरेंटली दैट इज़ नॉर्मल, तो वो नॉर्मल दिखाई देता है। तो उस वक्त फार्मर को ये पता नहीं चलता है कि गाय का जो थन है दैट इज़ इन्फेक्टेड। तो जब इसको ये कंटिन्यूसली रहता है, तो विद द पैसेज ऑफ टाइम इट गेट्स कन्वर्ट इनटू द क्लिनिकल फॉर्म। तो जब क्लिनिकल फॉर्म में होता है तो उस वक्त क्या होता है कि वहाँ पे बहुत सीवियर कॉन्सिक्वेंस हो सकते हैं। या तो इसका जो टीथ है वो तो ब्लॉक हो जाता है, उसको फाइब्रोसिस हो जाती है, और गाय जो है वो फुली दूध देना वो बंद कर देती है। अगर चारों के चारों टीथ्स ब्लॉक हो गए, इसमें फाइब्रोसिस हो गई, अगर इसमें 1 या 2 ब्लॉक हो गए तो एक बच गया, तो वहाँ से दूध निकल सकता है। लेकिन उसकी भी जो क्वालिटी होती है ना वो बहुत उसको हम अवॉइड ही करते हैं। ठीक है, तो ये दो इस तरह से हम पता चलता है कि जब फार्मर को पता चले कि इस जो गाय है इसका जो दूध प्रोडक्शन जो है वो कम हो गया है, तो हम उस वक्त बोल सकते हैं कि इसको मैस्टाइटिस है। अब ये है कि अब इसको से ये कंफर्म करना है, डायग्नोस टेस्टिस करने हैं इसको, कि सो दैट कि इस फार्मर को पता चले कि अब ये डिजीज़ इसको है। तो उसके लिए सिंपली हम क्या कर सकते हैं, हम या तो हम फील्ड में जो होता है ना, कैलिफोर्निया मैस्टाइटिस टेस्ट कर सकते हैं। उससे हमें पता चलता है कि इसका मैस्टाइटिस हुआ है कि नहीं हुआ है, सब क्लिनिकल है कि नहीं है। या तो आजकल मार्केट में जो आए हैं, जो सोफिस्टिकेटेड इंस्ट्रूमेंट्स आए हैं, दैट इज़ सोमैटिकल काउंटर,
ठीक है, वो फार्मर को वो हैंडी होता है, उससे वो काउंट करता है सेल्स को। अगर उनमें 2 लाख से ज़्यादा सेल्स उसने काउंट किए दूध में, दैट मीन्स कि इसका इन्फेक्शन हो गया है, इसका सब क्लिनिकल फॉर्म हो गया है। तो अकॉर्डिंगली फिर वो डॉक्टर के पास, वेटनरी के पास जाएगा, उसको बोलेगा कि ट्रीटमेंट के लिए, जब उसको वो रिजल्ट दिखाएगा तो वो उसको हैम्पर कर, वो उसको ब्लॉक कर सकता है एट द अर्ली स्टेज। अगर अब इसने सब क्लिनिकल फॉर्म इसमें पहले ब्लॉक नहीं किया तो इट विल लीड टू द क्लिनिकल फॉर्म, और उस वक्त वो बहुत डेंजरस होता है कि उस वक्त जो गाय है वो फुल की फुल नॉन प्रोडक्टिव बन जाती है फिर। शुक्रिया डॉक्टर साहब आपका। डॉक्टर साहब, इस बोवन मास्टाइटिस के असबाब क्या है? ये बीमारी आम तौर पर क्यों और किन हालात में होती है? देखो, जो ये डिजीज़ है ना, दिस अ कॉम्प्लेक्स डिजीज़, एंड यहाँ पे मैं आपको बोलूँ जो मेन जो इसका इटियोलॉजिकल एजेंट है दैट इज़ बैक्टीरिया, ठीक है। तो बैक्टीरिया जो है इट गेन्स द एक्सेस टू, देखो बैक्टीरिया वहाँ पे ग्रो करता है जहाँ पे इसको कुछ खाने को मिलेगा, पीने को मिलेगा। तो जो मिल्क है इट्स अ न्यूट्रिशियस इज़ अ न्यूट्रिशियस सब्सटेंस, तो यहाँ पे ये जल्दी ग्रो करता है, और इतना ग्रो करता है कि इसका जो बॉडी का फिर रिएक्शन इसके अगेंस्ट होता है, बैक्टीरिया के अगेंस्ट होता है, तो इन्फ्लेमेशन हो जाती है उसकी। उस वजह से क्या होता है कि इसका जो ये टिश्यू होता है ना, जहाँ से ये दूध बनता है, ये उसको डिग्रेड करता है। बॉडी की इन्फ्लेमेशन एक रेस्पॉन्स आता है जिसकी वजह से वो बैक्टीरिया को भी मारता है और जो उसके सराउंडिंग टिश्यू होता है उसको भी डैमेज करता है। तो उसकी वजह से क्या होता है कि अब ये जो एल्वियोलर टिश्यू जो जहाँ से दूध बनता है इस थाने में, वो भी डिग्रेड होता है। दैट इज़ वाई कि अब जो प्रोडक्शन होता है वो कम हो जाता है। और ये है कि इसके लिए ज़रूरी है कि फार्मर जो है बिफोर एंड आफ्टर टेकिंग मिल्क ही शुड मेंटेन हिज हाइजीन। यस सर। डॉक्टर साहब, मेरा आपसे ये और एक सवाल है, बोवल मास्टाइटिस से बचाव के लिए कौन से अमल और इंतजामी इकदाम ज़रूरी है? हाँ, ये है कि देखो, प्रिवेंशन इज़ बेटर देन क्योर। कोई भी डिजीज़ को अगर हम प्रिवेंट करेंगे दैट इज़ गुड, एज़ कम्पेयर टू हम इसको ट्रीटमेंट देंगे, दवाई देंगे। तो प्रिवेंशन के लिए हमें सबसे पहले जो है इसमें बहुत सारे फैक्टर्स हैं। तो अगर मैं बोलूँ सबसे मेन फैक्टर नंबर 1 जो है दैट इज़ द हाइजीन ऑफ द दोज पर्सनस हु आर इन्वॉल्व इन मिल्किंग। जो मिल्क मैन होता है, जो मिल्किंग करता है इस जानवर को, तो उसको पहले अपना पर्सनल हाइजीन मेंटेन करना है। उसके हाथ जो है वो बिफोर मिल्किंग, जब वो गाय को दूध लेने जाएगा तो उसको पहले अपने हाथ साफ़ करने हैं साबुन से। उसके नाखून जो है वो बहुत कम होने चाहिए, उसको ट्रिम करने हैं पहले अपने नाखून को, सो दैट वहाँ पे इन्फेक्शन बैक्टीरिया ना हो रहे। और जो उसके क्लोथ्स हैं वो भी स्टरलाइजर हो, ठीक है। तो जब ऐसा होगा, दूसरी बात यह है कि जिस फार्म में हो उसमें मेंटेन ह्यूमिडिटी और टेम्परेचर होना चाहिए, मेंटेनेंट होना चाहिए। और जो उसका जो फार्म का जो फ्लोर है दैट शुड बी आल्सो ट्रीटेड विद डिसइंफेक्टेंट्स। वहाँ पे कोई बैक्टीरिया नहीं होने चाहिए, कोई भी पैथोलॉजिकल एजेंट नहीं होना चाहिए जिससे ये मास्टाइटिस हो जाए। और फिर हाँ, तीसरा पॉइंट जो है गाय का, कि गाय का हाइजीन हमें मेंटेन करना है, क्योंकि ये जो अडर है इसमें मिल्क है तो इसमें ज़रूरी ऑब्वियसली इट कंटेन्स अ न्यूट्रिशियस सब्सटेंस। तो उसको अब हम रिस्ट्रिक्ट करना है इस इन्फेक्शन को। तो अडर जो है उसको गाय को दूध देने से पहले उसको वो धोना है ल्यूक वार्म वाटर से, या तो उसको हम विद आयोडीन सोल्यूशन से पहले माइल्ड सोल्यूशन डिसइंफेक्टेंट से साफ़ कर सकते हैं। हम टिश्यू पेपर से उसको साफ़ करके वो टिश्यू पेपर फेंकें, वो वापस ना यूज़ करें, बेहतर ही होगा एज़ कम्पेयर। हम यूजुअली टॉवल यूज़ करते हैं, फार्मर्स मैंने देखा है कि टॉवल्स यूज़ करते हैं, तो टॉवल से वो इधर उधर जाता है, बैक्टीरिया जो है एक जगह से दूसरी जगह पहुँच जाता है। लेकिन अगर हम डिस्पोजेबल टिश्यू पेपर्स यूज़ करेंगे, उससे उसको साफ़ करेंगे इससे विद सम सोल्यूशंस लाइक अल्कोहलिक सोल्यूशंस, तो वो भी एक फैक्टर है कि गाय का ऑर्डर जो है वो हमें मेंटेन करके रखना है, वो उसकी सफाई अच्छी रखनी है। उसके बाद हमें मिल्किंग करनी है, ठीक है। तो जब मिल्किंग करेंगे तो मिल्किंग के बाद आफ्टर मिल्किंग हमें फिर एक इंपॉर्टेंट चीज़ याद रखना है कि हमें इस गाय को बैठने नहीं देना है, क्योंकि नीचे हो सकता है कि नीचे कोई बैक्टीरिया होगा, वो उस थन के साथ मिलेगा और इसको इन्फेक्शन हो जाएगा। ऐसा होता है कि जब हम मिल्किंग करते हैं तो गाय का जो अडर जो टीथ होता है इट रिमेन्स ओपन फॉर 30 to 40 मिनट्स। तो वहाँ पे एक इजी एक्सेस मिलता है बैक्टीरिया को अंदर जाने के लिए, और वो वहाँ पे जब अंदर जाएगा तो वो जो टिश्यू होता है, मिल्क प्रोड्यूसिंग टिश्यू जो होता है, एल्वियोलर टिश्यू जो होता है, उसको वो वहाँ पे इन्फेक्ट कर सकता है, उसको डिग्रेड कर सकता है। तो इसीलिए इसके लिए बेहतर ये है कि हम गाय को दूध लेने के बाद एक तो हम इसको वॉश फिर से कर ले, साफ़ कर ले और स्टरलाइज कर ले विद सम अल्कोहलिक सोल्यूशंस, 70% इथेनॉल भी हम यूज़ कर सकते हैं उसमें। तो और इसमें और एक चीज़ इंपॉर्टेंट है कि गाय को बैठने नहीं देना है। जब हमने मिल्किंग कंप्लीट की, गाय को बैठने नहीं देना, इसको घास डालना है ताकि ये खड़ा होके घास खाए, ठीक है। या ऐसा भी हो सकता है कि जो मैंने देखा है कि
अगर हम आफ्टर मिल्किंग अगर हम गाय को विद कोल्ड वाटर से वॉश करेंगे अडर को, ठीक है, Yes, sir. तो उनका क्या होता है कि उनका जो कंस्ट्रक्शन होता है, जो स्ट्रीक कैनाल जो इनका होता है या जो टीट होता है, वो ओपनिंग जो उसकी होती है वो जल्दी जल्दी बंद हो जाती है, Yes, sir. ठीक है, अगर हम कोल्ड वाटर से उसको वॉश करेंगे आफ्टर sir. मिल्किंग। तो Yes, sir. उससे क्या होता है कि जो ये है जो एसेस ऑफ दिस बैक्टीरिया जो होता है ना, जो इन्फेक्शस एजेंट जो है Yes, sir. वो ब्लॉक हो जाता है। Yes, तो उस टाइम क्या उससे क्या होता है कि जब इन्फेक्शंस जो पैसेज होता है जब ये ब्लॉक करेंगे तो देयर आर लीस्ट चांसेस कि अब ये जो काव है इट विल कॉन्ट्रैक्ट इन्फेक्शन फ्रॉम द एनवायरनमेंट। तो ये भी एक अच्छी स्ट्रेटजी है टू लिमिट दिस डिजीज। और ये भी मेंटेन रखना, मैंने कहा था कि जहाँ फार्म होगा ना तो वहाँ पे ह्यूमिडिटी और टेम्परेचर जो है वो मेंटेन रखनी होती है, ठीक है, ये भी इम्पोर्टेंट कॉज है इसका। डॉक्टर साहब मेरे को आप ये बताइए, बोवाइन मास्टाइटिस जो बीमारी है, जैसे बीमारी की वजह से हमारी मुल्क या हमारी यूटी जम्मू कश्मीर की इकॉनमी में क्या असर पड़ेगा? देखो मैं बाज़ला आपको एक बात बोलूँ पहले, ये जो आपने कहा ना इससे पहले एक सवाल कहा था कि हम इसको कैसे ना लिमिट करेंगे इस Prevent बैक्टीरिया को। पहले मैं इसका इकोनॉमिक इफेक्ट नहीं बोलूँगा आपको, वी कैन लिमिट इट। तो मैंने आपको हाइजीन के बारे में भी कहा था, बट वी हैव वन मोर फैक्टर दैट वी कैन यूज़ फॉर लिमिटिंग दिस डिजीज़, दैट इज़ द ड्राई काउ थेरेपी। जो ही गाय इन लैक्टेशन स्टेज होती है, जब हम गाय को दूध लेते हैं तो उस टाइम हम क्या करते हैं, एट द एंड ऑफ दिस लैक्टेशन स्टेज बिफोर 2 months 60 days बिफोर वी ट्राई टू स्टॉप द मिल्किंग। हम इसको गाय को दूध नहीं Yes. लेते हैं लास्ट के 2 महीने में। उस टाइम क्या इन केस अगर इसको अब कोई इन्फेक्शन होगा अंदर इस अडर में जहाँ से दूध निकलता है इस गाय को, तो हम उसको वहीं पे स्टॉप कर सकते हैं। कैसे? उसको हम बोलते हैं ड्राई काउ थेरेपी। तो वहाँ पे हम क्या करते हैं, हम एक इंट्रामेमरी इंजेक्शन होता है, एंटीबायोटिक होता है, ठीक है, तो वो हम वहाँ पे इंसर्ट करते हैं। उसके बाद क्या करते हैं, उसके बाद हम इसको दूध लेना बंद करते हैं। जो ये एंटीबायोटिक होता है ये पूरा का पूरा हम अडर में इन्फ्यूज़ करते हैं, तो उसके बाद दूध नहीं लेते। ये जो ड्रग होता है ये इट रिमेन्स इन द अडर, ठीक है, तो वो वहाँ पे क्या करता है कि वो पूरा इफेक्ट दिखाता है, क्योंकि अब ये जो ड्रग है ये होली एंड सोली अब अडर में है, ठीक है, तो जितने भी बैक्टीरिया है वहाँ पे वो सब खत्म हो जाते हैं। Yes, और sir. जब हम मिल्क भी नहीं लेते हैं वहाँ से, मिल्क को हम टोटली बंद करते हैं, तो ये इससे क्या होता है कि उनको टाइम मिलता है इस दवा को जो है, जो एंटीबायोटिक हमने दिया, उसको टाइम मिलता है कि पूरा एक्शन दिखाने का, ठीक है। Sir. और एक चीज़ है, अब जब हम ये ड्राई काउ थेरेपी करेंगे, अब अगर एक टीट होगा तो सिलेक्टिवली करेंगे एक को, अगर चारों टीट्स इसके हो गए तो चारों को हम इन्फ्यूज़ करके बंद करते हैं, फिर गाय को दूध नहीं लेते। अब ऐसा मैंने देखा कि फार्मर जो होते हैं ना वो इन्फ्यूज़ करते हैं एंटीबायोटिक, उनको पता है कि मास्टाइटिस हो गए तो इन्फ्यूज़ करते हैं एंटीबायोटिक, इंट्रामेमरी इन्फ्यूजन देते, लेकिन साथ साथ क्या करते हैं वो 2-3 दिन वेट करते हैं, फिर चौथे दिन वो मिल्क लेते हैं, ठीक है। उसमें क्या होता है कि उसमें एक इंपॉर्टेंट इशू जो आ रहा है हमारी सोसाइटी में इस वक्त, एंटी माइक्रोबियल रेजिस्टेंस। ऐसा होता है कि जब ये 4 दिन के बाद ही ग्रीडी, फार्मर इज ग्रीडी, तो वो 4 दिन के बाद ही दूध निकालते हैं, तो दूध के साथ एंटीबायोटिक भी आता है, और वो एंटीबायोटिक जब दूध में आएगा तो वो दूध हम पीते हैं, Yes, sir. तो उससे क्या होता है वो एंटीबायोटिक हमारे जिस्म में आता है। और व्हाट हैपन्स विद द पैसेज ऑफ टाइम द ह्यूमन बीइंग स्टार्ट टू डेवलप एंटी माइक्रोबियल रेजिस्टेंस। और ऐसा ही आजकल होता है कि अगर कोई बीमार हो जाता है तो अगर हम उसको एक एंटीबायोटिक देते हैं तो उसका जो इफेक्ट होता है एंटीबायोटिक का वो आता ही नहीं है, ठीक है। हम खाते एंटीबायोटिक लेकिन फ़र्क नहीं होता है। तो रीज़न ये होता है कि बिकॉज ऑफ दिस एंटी माइक्रोबियल रेजिस्टेंस, तो एक फार्मर को चाहिए कि उसका एक विड्रावल टाइम होता है, जो भी एंटीबायोटिक हम दे दें उसका एक विड्रावल टाइम होता है, उस दौरान ना इसका दूध ले पिए, और अगर शीप होगा, शीप्स में भी ये होता है, तो उनका मीट भी ना खाए। हर एक एंटीबायोटिक का अपना ड्रग विड्रावल टाइम होता है, तो उस जो टाइम जब पास हो जाएगा उसके बाद हम उसका दूध ले सकते हैं। अगर शीप में होगा तो उसका मीट भी खा सकता है, अदरवाइज इट इज़ अ वेरी ग्रेव इशू कि इसकी वजह से क्या होता है कि एंटीबायोटिक रेजिस्टेंस जो हमारे पॉपुलेशन में आ रही है। तो ये हमें याद रखना है, ये फार्मर को याद रखना है कि अगर मैंने इसको कोई भी एंटीबायोटिक दिया तो उसको बोलना है उस डॉक्टर को कि हम इसको कितने टाइम तक इसका दूध नहीं यूज़ कर सकते। दूध ले सकते हैं, वो डिस्कार्ड कर सकते हैं, लेकिन हम पॉपुलेशन को नहीं दे सकते, ठीक है। अब था आपका दूसरा सवाल, दैट इज़ द इकोनॉमिक इम्पैक्ट। इकोनॉमिक इम्पैक्ट, दिस इज़ द बोवाइन मास्टाइटिस इज़ अ प्रोडक्शन डिजीज़, ठीक है। और आपको पता है कि डेयरी सेक्टर जो है ना हिंदुस्तान का, dairy sector, it contributes almost 6 to 7% of to the GDP of in this national economy, ठीक है। तो अब
अगर हम ऐसा देखा गया है कि जो मैंने आपको कहा था कि वी हैव 2 फॉर्म्स ऑफ मास्टाइड्स, Yes, sir. क्लिनिकल एंड सब क्लिनिकल मास्टाइड्स. तो द क्लिनिकल फॉर्म जो है इससे पता है ऑलमोस्ट मोर देन 30,000 जो करोड़ हैं वो लॉस हो जाते हैं एनुअली हमें क्लिनिकल फॉर्म से. Yes, sir. और जो सब क्लिनिकल है उससे ज़्यादा भी होता है. 42,000 करोड़ विल लूज बिकॉज ऑफ दिस सब क्लिनिकल मास्टाइड्स एनुअली. मैं नेशनल लेवल की बात कर रहा हूँ. और अगर हम देखेंगे ओवरऑल, अगर हम देखेंगे टोटल, अगर हम देखेंगे पर एनम हिंदुस्तान को कितना लॉस होता है इस बोवाइन मास्टाइड डिजीज़ से, क्योंकि हिंदुस्तान में दूध सबसे ज़्यादा निकलता है. ठीक है. Yes, sir. और मैंने ये भी कहा था कि ये जो है इट कंट्रीब्यूट्स दिस अ गुड 6% GDP ऑलमोस्ट ये कंट्रीब्यूट करता है. तो इससे अगर हम देखें, इससे मास्टाइड से मैंने कहा ना कि इससे पहले ही मिल्क प्रोडक्शन कम हो जाती है. ठीक है. तो इससे इफेक्ट पड़ता है डेयरी सेक्टर पे भी पड़ता है. तो लगभग टोटल लॉस अगर हम देखेंगे ना ऑलमोस्ट 600 मिलियन रुपीज़ लॉस हो जाता है हिंदुस्तान को बिकॉज ऑफ मास्टाइड्स. 600 मोर देन 600 आई थिंक 600 मिलियंस अगर हम बात करें, 600 मिलियंस ह्यूज अमाउंट. 600 मिलियंस पर एनम हमें लॉस हो जाता है. और अगर हम देखें एक गाय में अगर एक लैक्टेशन पीरियड में अगर उसको मास्टाइड्स हो जाता है तो जो फार्मर बेचारा होता है इसको 5,000 to 8,000 रुपीज़ इसको ट्रीटमेंट में लगता है. ठीक है. इसकी सर्विस में लगता है. यानी अगर 10,000 कमाता है तो इनमें 10,000 में से पहले 8,000 इस दवाई में लगता है, इस डिजीज़ को कर्व करने के लिए लगता है. तो फार्मर लॉस ही में हो जाता है. तो दैट इज़ वाई इट इज़ अ वेरी इकोनॉमिकल डिजीज़, इज़ अ वेरी इंपॉर्टेंट इकोनॉमिकल डिजीज़. डॉक्टर साहब, आखिर में आप क्या पैगाम देना चाहेंगे हमारे कश्मीरी किसान भाइयों को जो दूध पैदा करने के शोबे से जुड़े हैं? मेरा पैगाम ये होगा, एज अ वेटनेरियन, एज अ साइंटिस्ट, मैं उनको ये बोलूँ फ्रॉम दिस कॉस्ट केस से मैं ये मैसेज देना चाहता हूँ फुल J&K के डेयरी फार्मर्स को कि आप अपना हाइजीन मेंटेन कीजिए, आप गाय का हाइजीन भी मेंटेन कीजिए. और जब ये आप मेंटेन ये करोगे, दोनों चीज़ें मेंटेन करोगे तो प्रोडक्शन बढ़ जाएगी. तो उससे क्या होगा कि वहाँ पे जो चांसेस हैं जो मार्केट में अभी एडल्ट्रेशन ऑफ दिस मिल्क हो जाती है वो कम हो जाएगी. क्योंकि प्रोडक्शन बढ़ जाएगी तो ओबियसली नीड कम हो जाएगी मिल्क एडल्ट्रेशन के लिए. तो दूसरी बात ये है कि जो भी ये एंटीबायोटिक्स यूज़ करते हैं अभी इन काउस को, दोज काउस हु आर सफरिंग फ्रॉम दिस मास्टाइड्स, तो उसका विड्रॉवल टाइम देखें. ड्रग विड्रॉवल टाइम देखना ज़रूरी है एक फार्मर को. उस विड्रॉवल टाइम तक अगर आज हमने किया, हमें डॉक्टर को बोलना है कि हम कब तक अगर हमने एंटीबायोटिक आज किया इसको, हमें कब तक अब इसको दूध जो है वो इस्तेमाल नहीं करना है. ठीक है. उसके बाद यूज़ करना है, वो फार्मर को देखना है. क्योंकि उससे ह्यूमन पॉपुलेशन में एंटीमाइक्रोबियल रेजिस्टेंस होगी. और पता नहीं कि इस डिकेड में या नेक्स्ट डिकेड में पता नहीं कि कोई एंटीबायोटिक काम करेगा फिर ह्यूमन पॉपुलेशन में कि नहीं करेगा. तो हर एक ड्रग का ये जो एंटीबायोटिक हम यूज़ कर रहे हैं, फार्मर को देखना चाहिए कि इसका ड्रग विड्रॉवल टाइम कितना है और उस टाइम में इसको ये दूध जो है वो यूज़ ना करे फॉर ह्यूमन कंजप्शन के लिए. अगर फार्मर को लगेगा कि मेरी गाय जो है इसने दूध देना कम किया है तो उसको चाहिए कि उसका मिल्क सैंपल लेना है. ठीक है. तो उसको टेस्ट करना है. सबसे पहले वो जाएगा किसी लोकल जो कंसर्न वेटनरी सेंटर होगा वहाँ पे जाएगा, उनको बोलेगा कि मुझे इसको टेस्ट करना है. टेस्ट क्या करना है? या तो उसको सबसे पहले उसको CMT करना है. ठीक है. उससे पता चलता है कि इसको गाय को मास्टाइड्स है कि नहीं है. दूसरी बात यह है कि अगर वहाँ पे अवेलेबल होगा तो सोमैटिक सेल काउंटर है जो डिजिटल आता है, पोर्टेबल आता है, या आज हैंडी भी आता है एक फार्मर के लिए सोमैटिक काउंटर, उससे वो टेस्ट करवा सकते हैं सोमैटिक काउंट्स. अगर उसमें उसको लगा कि 2 लाख से ज़्यादा सेल्स मेरे मिल्क में आ रहे हैं तो दैट मीन्स इसका सब क्लिनिकल मास्टाइड्स हो गया है. तो वो उसके लिए अब ट्रीटमेंट करेगा. अब ये ट्रीटमेंट करेगा तो एंटीबायोटिक देना होगा इसको. तो एंटीबायोटिक के लिए अगर उसको देखना है तो उसको और एक तीसरा टेस्ट करना है फिर उसके लिए. तो एंटीबायोटिक सेंसिटिव टेस्ट वो करेगा. यहाँ पे हम करवाते हैं यहाँ डिवीजन ऑफ वेटनरी माइक्रोबायोलॉजी इम्यूनोलॉजी शोहामा में भी, और हो सकता है किसी लोकल वेटनरी सेंटर में भी करते होंगे. तो वहाँ पे वो क्या कर रहा है, वो उस टेस्ट से हमें पता चलता है कि इसका कौन सा जो एंटीबायोटिक वो इफेक्टिव रहेगा इस इन्फेक्शस के रिलेट. तो उसके बाद वो वेटनेरियन जो है कंसर्न वेटनेरियन उसको वैसा ही कुछ दवा देगा, एंटीबायोटिक देगा, तो दिस डिजीज विल बी वैनिश्ड ऑफ. डॉक्टर साहब, आपका बहुत बहुत शुक्रिया हमारे साथ जुड़ने के लिए. आज के प्रोग्राम में बस इतना ही. मिलते हैं किसी और नए प्रोग्राम. तब तक के लिए दीजिए इजाज़त. अल्लाह हाफ़िज़.